नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में सुपर टिट के इकोनॉमिक्स बैच में हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो विधियां पढ़ी थी, जिसमें मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम चर्चा करने लगे थे कि मौद्रिक नीति क्या है और मौद्रिक नीति कितने प्रकार से लगाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। आज उसी क्रम में फिर से हम शुरू करते हैं नगद आरक्षी अनुपात, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किसी कारणवश पहले ही खत्म कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे नगद आरक्षी अनुपात। तो नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में क्रियाशील कॉमर्शियल बैंक के लिए यह अनिवार्य होता है कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक अपने पास उपलब्ध नकद जमा का कुछ भाग आरबीआई के पास कोष में आरक्षित रखें। तब आरबीआई के यहाँ रिजर्व का यही भाग कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए उसने रिजर्व बैंक के पास जमा किया, जिसमें से 20 करोड़ रुपए उसने निकाल लिया। बाकी 80 करोड़ वो क्या करता है कि आरबीआई के पास आरक्षित रखता है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या CRR। अब बात आती है कैश रिजर्व रेशियो से मुद्रास्फीति में नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम ध्यान दें कि आरबीआई क्या करती है, कैश रिजर्व रेशियो की दर को कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, अगर बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा, बैंक के पास मुद्रा की उपलब्धता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर बैंक के पास मुद्रा की उपलब्धता में कमी होगी, जिससे क्या होगा, जिससे उसके ऋण देने की क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर बैंक कॉमर्शियल बैंक का ऋण देने की क्षमता में अगर कमी आएगी तो व्यक्तियों की क्रय शक्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और व्यक्तियों की क्रय शक्ति की कमी के साथ व्यक्तियों की मांग में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी व्यक्ति वहाँ से चीज़ों को कम क्रय करेंगे। इससे कीमत स्तर क्या होती है, नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जिसे हम शुद्ध मांग समय देयता भी कहते हैं। ठीक है, एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कैश क्या करता है, बैंक के पास रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है, जिसमें से 500 रुपये पीएफ कट जाता है और 300 रुपये टीए कट जाता है। तो आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी, तो नेट सैलरी 10,000 में से अगर 800 रुपये घटा देंगे तो 9,200 रुपये आपको नेट सैलरी मिलेगी। वही सैलरी तो पीएफ और टीए क्या करता होता है, कुछ समय के लिए बैंक में जमा रहता है। ठीक है, आगे हम ध्यान दें कि वैधानिक तरलता नियम क्या है। तो वैधानिक तरलता नियम क्या है कि कॉमर्शियल बैंक के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपने पास उपलब्ध तरल परिसंपत्ति का कुछ भाग कोष के रूप में क्या कर दे, आरक्षित रखें। ठीक है, तो तरल परिसंपत्ति के रूप में रिजर्व किया जाने वाला यही भाग क्या कहलाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। ठीक है, यानी कॉमर्शियल बैंक के लिए ये अनिवार्य होता है कि अपने पास उपलब्ध तरल संपत्ति का कुछ भाग कोष के रूप में आरक्षित रखता है। ठीक है, यानी रिजर्व रखता है, यही भाग वैधानिक तरलता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वह बैंक 100 करोड़ रुपए जमा करता है, 20 करोड़ निकाल लेता है और 80 करोड़ जो होता है वो एनडीटीएल के पास कैश के रूप में जमा होता है, जिसमें से वह 18% कैश, गोल्ड या प्रतिभूतियों पर आरक्षित रखता है। ठीक है, अब एस एल आर को बढ़ा के, ठीक है, वैधानिक तरलता नियम को बढ़ा के किस प्रकार से हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, आइए ध्यान दें। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, एस एल आर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अगर एस एल आर को बढ़ा देगी, वैधानिक तरलता को बढ़ा देगी, तो मुद्रा की उपलब्धता में कमी आएगी।
और मुद्रा की उपलब्धता में कमी होने के बाद मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाएगी। अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कॉमर्शियल बैंक व्यक्तियों को कम ऋण आपूर्ति कर पाएगा, ठीक है? अगर कम ऋण दे पाएगा तो क्रय शक्ति में क्या होगी? कमी होगी। क्रय शक्ति में कमी के साथ माँग में भी कमी होगी और धीरे-धीरे कीमत स्तर क्या होगी? आपकी नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम टॉपिक देखेंगे एमएसएफ, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है? यह 2011-12 में शुरुआत की गई थी, ठीक है? कब शुरुआत की गई थी? 11-12 में, यानी 11-12 में एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत की गई थी, ठीक है? जिसे हिंदी में सीमांत अस्थायी सुविधा भी कहते हैं, ठीक है? तो अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से हम मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, आइए ध्यान दें। सबसे पहले क्या करते हैं कि आरबीआई क्या करती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर को क्या कर देती है, कम कर देगी, ठीक है? जिससे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, ऋण अधिक मात्रा में लेगी, और अगर ऋण अधिक मात्रा में लेगी तो सस्ती ब्याज दर उत्पन्न होगी, ठीक है? और सस्ती ब्याज दर होगी तो लोग ज़्यादा ऋण लेना पसंद करेंगे, और जब लोग ज़्यादा ऋण लेंगे तो क्रय शक्ति की क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? इस प्रकार से हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित रख सकते हैं, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं कि आरआर के द्वारा मुद्रा संकुचन पर किस प्रकार से नियंत्रण पाते हैं, ठीक है? तो आइए हम ध्यान से देखें। तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट की दर में क्या कर देगी, कमी कर देगी। अगर रिवर्स रेपो रेट की दर में कमी होगी तो बैंक के पास मौद्रिक तरलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और मौद्रिक तरलता वृद्धि होने के बाद क्या होगा कि बैंक सस्ती सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाएगी, ठीक है? और जिससे कि क्या फ़ायदा होगा कि लोग ज़्यादा ऋण लेना पसंद करेंगे, और लोग जब ज़्यादा ऋण लेना पसंद करेंगे तो क्रय शक्ति में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में भी वृद्धि होगी और कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से मुद्रा संकुचन अच्छे से नियंत्रित हो जाता है, ठीक है? एक नोट पॉइंट है कि उधार लेने के लिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वह प्रतिवर्ष कितनी होती है, 6.25% प्रतिवर्ष रखी जाती है, ठीक है? आगे ध्यान दें। आगे हम देखेंगे कि कैश रिवर्स रेशियो और वैधानिक तरलता नियम द्वारा किस प्रकार से मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण पाया जाता है, ठीक है? तो आरबीआई और सीआरआर, आरबीआई क्या करती है, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर की दर में क्या करेगी, कमी करेगी। अगर कमी करेगी तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, और बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा बचेगा यानी किसमें, तरलता में वृद्धि होगी, ठीक है? अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचा तो सस्ते ब्याज दर पर लोगों को ऋण देगा वो, ठीक है? और उससे क्या फ़ायदा होगा कि लोग ज़्यादा ऋण लेना पसंद करेंगे, जिससे क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, और क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? साथ में कीमत स्तर में इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से मुद्रा संकुचन क्या हो जाएगी, आपकी नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट 11 का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था उसमें आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कल से हम वित्तीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, वित्त के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह आप अनुष्ठान क्लास के साथ बने रहिए और आप अच्छे से अच्छी वीडियो को अपने पास पाइए, उपलब्ध पाइए, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है।